इकलौते ऐसे लीडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जिनको कश्मीर में इतनी इज्जत मिलती है। एक भी कश्मीरी जिससे मैं मिला, किसी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी को लेके कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं थे। उसके बाद 2016 में बुरहान वानी की इनकाउंटर की खबर होती है और उसके बाद पूरा जो वैली है वो अलग तरीके से बट जाता है। अलग अलग वक्त पे मैंने पाया कि जो परसेप्शन है लोगों का वो बहुत तेज़ी से बदलता गया और सरकारों की तरफ से एक भी ऐसी कोशिश नहीं हुई कि लोगों का भरोसा जीता जाए। वहाँ के लोग जो हैं भारत को और भारत के लोग कश्मीर को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। और हम लोग सन्नी देओल की मूवीज़ से कश्मीर को जानते थे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हाँ, हिम्मती स्टेप है, कश्मीरी वेलकम कर रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ। मागरे साहब थोड़ा सा व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं। वो घर जाके सबसे पहले बात अपने बेटे को बताते हैं कि आज मैं अजीत डोभाल से मिला। उनका बेटा उनको ये कहता है कि अपना बक्सा पैक करो, अब हमको शोपियां छोड़ के जाना पड़ेगा। 4 महीने की बच्ची के आँख के पैलेट की भी तस्वीरें हमने खूब देखी हैं। 87 के इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर के लिए माना जाता है कि सबसे बदनुमा दाग है और जिसकी वजह से ही ये सारी कवायद शुरू हुई है और जिसकी वजह से ही पूरा कश्मीर आज जिस स्थिति में पहुंचा है वो 87 का इलेक्शन है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से चर्चाओं में है, चाहे बहाना उसका फिल्म हो या फिर हाल के दिनों में हुई आतंकी घटनाएं जो लगातार वहां पे बढ़ती जा रही हैं और इसे रोकने की हर कोशिश फिलहाल तो नाकाम साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों को 7 आतंकी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कश्मीर को लेकर के तमाम बातें हुई हैं, तमाम कवायदें हुई हैं और तमाम बातें की जा रही हैं, चाहे वो बहाना कश्मीरी पंडितों का हो, चाहे वो बहाना कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली का हो। और इसी बहाने से कश्मीर की खूबसूरती को बयां करते हुए, कश्मीरियत को बयां करते हुए, कश्मीर की जमहूरियत को बयां करते हुए एक किताब हाथ में आई है। किताब का नाम है लाल चौक। रोहिन कुमार ने इसको लिखा है और इस किताब के बारे में सबसे जो अच्छी खासियत है मेरे पढ़ने के बाद जो लगी है वो ये है कि ये किताब कश्मीर नहीं, कश्मीरी लोगों के बारे में है, कश्मीरी लोगों का फर्स्ट हैंड अकाउंट है। आप जब इतिहास खंगालेंगे, किताबों की लिस्ट बनाएंगे तो आपको कश्मीर पर लिखी सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी जिसमें कश्मीर का इतिहास, भूगोल, वर्तमान सब कुछ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ से कश्मीरी गायब रहते हैं, उनकी आवाज़ गायब रहती है, उनका जो दर्द है, उनकी जो बातें हैं वो गायब रहती हैं और शायद रोहिन ने इस किताब में उसी को समेटने की कोशिश की है। तो फिलवक्त रोहिन हमारे साथ हैं। हम इस किताब के बनने का प्रोसेस और इस किताब के बनने के पीछे की जो इनकी मानसिकता थी, जो इनकी वजहें थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुक्रिया रोहिन, पहले तो किताब के लिए और दूसरा वक्त देने के लिए। आपने इस किताब का नाम रखा है लाल चौक, दिल्ली और कश्मीर के बीच मुसलसल चल रही जंग की दास्तान। ये दास्तान तो 1947 से चल रही है, जब से लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे साइन किया था हरि सिंह ने, और उसके बाद से ही वो मसला कभी हल नहीं हो पाया है। मैं इस किताब को पढ़ते हुए कश्मीर के इतिहास से ज़्यादा कश्मीर के वर्तमान को देख रहा हूँ और कश्मीरी लोगों की बातों को देख रहा हूँ, जिस तरीके से वो अब भी कहीं ना कहीं एक चीज़ झलकती है इस किताब को पूरा पढ़ते हुए कि कहीं ना कहीं कश्मीरियों को, ख़ासतौर से घाटी के लोगों को ये ज़रूर लगता है कि भारत कोई दूसरी दुनिया की जगह है और हम कहीं दूसरी दुनिया में हैं। क्यों है ऐसा? ये सिर्फ इस सरकार का दोष नहीं है, पहले भी जो सरकारें रही हैं सब ने वो ट्रस्ट डिफिसिट बना के रखा है, वो जो भरोसे की कमी है। और जिस तरह की घटनाएं अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर के बाद से हुई हैं, 2004 के बाद से, और कुछ वक्त तक मनमोहन सिंह की सरकार ने भी कोशिश किया, लेकिन 2008 का अमरनाथ भूमि विवाद हो, चाहे 2009 में शोपियान में बलात्कार की घटना हो, फिर 2010 में मिलिटेंसी का राइज, फिर 2016 में फिर 2-3 साल थोड़ा ठंडा रहता है कश्मीर, ठंडा रिलेटिवली ठंडा मैं कहूँगा, और उसके बाद 2016 में बुरहान वानी की इनकाउंटर की खबर होती है और उसके बाद पूरा जो वैली है वो अलग तरीके से बट जाता है और जो एक पॉपुलर सपोर्ट है मिलिटेंसी को वो वापस से राइज़ करती है। और फिर 2019 में 370 का एब्रोगेशन होता है। तो अलग अलग वक्त पे मैंने पाया कि जो परसेप्शन है लोगों का वो बहुत तेज़ी से बदलता गया और सरकारों की तरफ से एक भी ऐसी कोशिश नहीं हुई कि लोगों का भरोसा जीता जाए। और इस भरोसे की कमी के कारण आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि वहाँ के लोग जो हैं
भारत को और भारत के लोग कश्मीर को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। दोनों के बीच इतना फासला है कि दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है, समझने की कोशिश तक नहीं होती है, बातचीत का पूरा प्रोसेस बंद हो गया है। ये एकदम हकीकत है कि दिल्ली में बैठे हुए हम जैसे लोग तो थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी पेशेगत मजबूरी है पढ़ना, तो वो हम पढ़ते हैं। लेकिन दिल्ली से आप बाहर निकलिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का इलाका हो, बिहार जहाँ से आप आते हैं वहाँ हो, वो जम्मू कश्मीर को एक ऐसी जगह मानते हैं जो, हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर एक राज्य है, भारत का अभिन्न अंग है और उस पर हमें गर्व होता है। हम कभी ये समझने की कोशिश क्या उत्तर भारतीय कर पाते हैं, ख़ासतौर से हम जैसे जो मैदानी इलाके के लोग हैं, कि जम्मू कश्मीर एक राज्य तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी वो कई हिस्सों में बटा हुआ है जिसको अलग से देखने की ज़रूरत है। जैसे हम जब भी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे चुनाव में, तो हम अपने सहजता के हिसाब से उसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये जाटलैंड है, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, अवध है, बुंदेलखंड है। जम्मू कश्मीर को इस तरीके से क्यों नहीं आम लोगों के जेहन में डाला जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर भी एक बड़ा राज्य है, जिसमें जम्मू एक अलग इलाका पड़ता है, कश्मीर जो घाटी है वो बिल्कुल अलग है, लद्दाख जो है वो बिल्कुल ही अलग है, और लद्दाख में भी लेह का जो आपने इसमें जिक्र किया है कि लेह और लद्दाख के बीच का जो रिफ्ट है, कारगिल के बीच का जो रिफ्ट है, जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बयां किया है, उसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया में सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं? उसकी 2-3 वजह है। जिस तरीके की राजनीति है उसमें कश्मीर जो है वो फ्यूल है। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो फिर वो मज़ा कहाँ आएगा। रोज़ शाम को जो चिल पो मच रहा है वो फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए बना के रखा जा रहा है। जो यहाँ से आपने बात शुरुआत की थी वो मैं एक बात जोड़ूंगा, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ और मैं भी कश्मीर को उतना ही जानता हूँ जो एक औसत बिहारी जानता है। और हम लोग सन्नी देओल की मूवीज़ से कश्मीर को जानते थे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हाँ। और हम लोग भी जब आर्मी के लोग गोली मारते हैं और वो सीन चलता है तो हम लोग भी एकदम इमोशनल होकर थिएटर से बाहर निकलते हैं। तो हम लोग वैसे ही रहे हैं। और धीरे धीरे जब मैं कश्मीर को जानने लगा और कुछ कश्मीरी दोस्तों से बातचीत होने लगी तो किताब बनने का प्रोसेस शायद वहीं से शुरू हुआ होगा। और मैं सोचने लगा कि यार ये तो अभी तक हम लोग को मालूम नहीं है, ये अभी तक क्यों नहीं पता है, ये क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो वहाँ से बहुत इनोसेंट से सवाल से इस किताब का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। और मुझे लगता है कि भारत के लोग और उत्तर प्रदेश, बिहार और जो भी हिंदी पट्टी के लोग हैं उनको कश्मीर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का मामला सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं है, ये हमारे इंटरनेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। और सरकार को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर शांति होगी तो हमारा देश विकास भी करेगा। और आपके इन्वेस्टर्स, जो सरकार की कोशिश रही है कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है जम्मू कश्मीर में, वो 370 हटाने के बाद बहुत तरह के तर्क देते हैं कि अब विकास आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तो कोई इन्वेस्टमेंट आया नहीं है, कोई इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार नहीं है। और कमोबेश भारत में भी इन्वेस्टमेंट का जो हाल है वो बहुत हाँ, स्थिति तो अच्छी नहीं है। मेक इन इंडिया जो था, सरकार उसकी मेक इन इंडिया की बात नहीं करती, इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे क्योंकि हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे देश में इस वक्त नहीं है। तो मेरे ख्याल में कश्मीर के बारे में हम सबको जानना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि लाल चौक सिर्फ एक किताब है, आपको एक छोटा सा, ये कुंजी में कहता हूँ, जैसे हम लोग 10वीं में जाते हैं, कश्मीरियों की कुंजी है, मुझे लगता है कि ये कश्मीरियों की बात है। हाँ, कश्मीर को नहीं, कई ऐसी किताबें हैं जो आपको कश्मीर पे और बेहतर अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी के लोगों से ये अपील हर बार करता हूँ जहाँ भी मैं अब बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, सुनना बहुत ज़रूरी है बजाय कि आप बोले, क्योंकि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, हमारे बाप दादाओं ने कभी कुछ झेला है वैसा, है ना। और हम हर आदमी के पास कश्मीर पे एक राय है और उन रायों के बीच में कश्मीरियों की क्या राय है उसका कोई स्पेस नहीं है। तो उसको स्पेस देने के लिए हमें थोड़ा धैर्य से, कुछ चीज़ें हो सकता है वो एग्रेशन में आपको ऐसा बोले जो आपको बुरी लग जाए, कुछ वक्त के लिए आप सह लें, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि उन्होंने कितना कुछ झेला और कितना कुछ सहा है। तो मैं यही अपील करता हूँ। और एक कोशिश करें, हम उससे ज़्यादा और कुछ अपील नहीं कर रहे। अगर आप समझेंगे तभी आप मेन स्ट्रीमिंग की आपकी जो कोशिश है वो आप कर पाएंगे, तभी आप विकास, और सरकार की भी जो कोशिश है, जो हमारे मिलिट्री अपैरेटस और सिक्योरिटी अपैरेटस की पूरी जो सोच है वो भी तभी मुकम्मल हो पाएंगे जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आप देखिए अफगानिस्तान में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से चाइना के साथ हमारा बॉर्डर इशू है, उसमें अगर एक आबादी आपके साथ नहीं है तो आपके मिलिट्री के लिए वो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर कितना वल्नरेबल हो जाता है। इस तरीके से भी सोचने की हमें ज़रूरत है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने 2019 में ये 370 हटाया, ये तो इसकी एक कोशिश थी, लेकिन उस कोशिश के बाद जिस तरीके से शांति दिखाने की कोशिश की गई, और आपने किताब में बाकायदा जिक्र किया है, अजीत डोभाल वहाँ पे जाते हैं, एक आदमी को, एक शाही मस्जिद के इमाम को वहाँ पे बुलाया जाता है कि चलिए आपको डीजीपी साहब बुला रहे हैं। डीजीपी साहब के यहाँ वो जाते हैं और डीजीपी साहब मिलवाते हैं उनको अजीत डोभाल से।
वो किस्सा ज़रा बताइए। आपने लिखा है किताब में, मैंने पढ़ा है तो इसलिए मुझे याद है, लेकिन दर्शक भी इसको समझ सकें कि कश्मीर में जो शांति स्थापित करने की कोशिशें हैं वो किस कदर बनावटी हैं, स्थायित्व वाली नहीं है। मैं इसको कहता हूँ ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स है। वो शोपियान में एक मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनका नाम मेरे जहन से भी निकल रहा है, मैं भी भूल रहा हूँ। हाँ, तो मागरे साहब उनका नाम है, अब्दुल मागरे में भी। तो मागरे साहब को वहाँ पुलिस आती है गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, और बोलती है कि आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। तो वो थाने पहुँचते हैं, थाने में कोई नहीं दिखता उनको, थाने से उनको लगता है कि उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो मागरे साहब ये सोच कर जा रहे हैं थाने में कि उनके एरिया के जिन लड़कों को उठाया गया है वो उनसे अपील करेंगे, भाई इन लड़कों को छोड़िए, ये मासूम लड़के, इन्होंने कुछ नहीं किया है, आप इनको छोड़ दीजिए। जब आधे घंटे बीत जाते हैं और कोई आता नहीं है तो उन्होंने कहा भाई किस जेल में डालोगे, हमको भी डाल दो कहीं, तुमको डालना है। तो उनको वो जो प्यून होता है या जो चपरासी है वहाँ पे वो बोलता है कि आपको कहीं जाएंगे नहीं। फिर वो देखते हैं कि एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में उनको बिठाया जाता है। फिर डीजीपी जहाँ उनको लेके जाया जाता है शोपियार बाज़ार में, वहाँ पे डीजीपी है, एसपी है। तो उन्होंने एसपी को कुछ बोला तो उन्होंने डीजीपी की तरफ इशारा किया, डीजीपी ने अजीत डोभाल की तरफ उनको डायरेक्ट कर दिया। तब तक मागरे साहब को ये नहीं, उन्होंने अजीत डोभाल का नाम सुना है लेकिन वो जानते नहीं, चेहरे से नहीं पहचानते कि अजीत डोभाल कौन है। तो अजीत डोभाल को बोलते हैं, तो अजीत डोभाल उनको बोलते हैं कि 370 हटा दिया गया, अब विकास आएगा। और वो बिरयानी की फोटो हम सब लोगों ने देखी है, सब बिरयानी खा रहे हैं और टीवी पे चल रहा है कि अजीत डोभाल कैसे एक दिन के बाद शोपियान पहुंचे हैं। और शोपियान इसलिए में भी जगह चुना गया हो क्योंकि वो मिलिटेंसी का हॉटबेड है साउथ कश्मीर में, और वो वहाँ पे बिरयानी खाते हुए इनकी फ़ोटो आती है। और सारे जगहों पे ये चल रहा होता है कि कितना हिम्मती स्टेप है, कश्मीरी वेलकम कर रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ। तो जब बहुत सारे कैमरे उनको कैद कर रहे होते हैं मागरे साहब को, तब उनको शक होता है, तब वो बताते हैं कि मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हूँ। और तब मागरे साहब थोड़ा सा व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं। वो घर जाके सबसे पहले बात अपने बेटे को बताते हैं कि आज मैं अजीत डोभाल से मिला। उनका बेटा उनको ये कहता है कि अपना बक्सा पैक करो, अब हमको शोपियान छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उस कम्युनिटी के बीच में उनकी जो छवि है वो ऐसी होगी कि वो एजेंट हैं या वो कौम के गद्दार हैं उस तरीके से, और वो डर गए। हालांकि अब क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो वो अपनी बात कहीं पहुंचा नहीं सकते थे। एक दो लोकल प्रेस को उन्होंने बताया कि भाई मेरे साथ ये सीक्वेंस ऑफ घटना, क्योंकि वो मस्जिद के इमाम भी थे और मेंबर कमेटी थे और लोगों के बीच सोशल वर्क का काम करते रहते थे। तो फिर लोगों को धीरे धीरे उन पर यकीन होता है। लेकिन आप सोचिए कि उनका अपना जो कन्फ्लिक्ट है पूरी कम्युनिटी के बीच में, कि वो स्टेट के साथ दिखने लगे और उसमें जो दिक्कत हो जाए। और मागरे साहब की बात फिर उन चैनल्स पे कहीं नहीं आई जहां पे मागरे साहब को बताया गया कि कश्मीरी कितने खुश है, ऑल इज वेल दिखाने की जो कोशिश थी। तो ये मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स है। बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं बताई जाती हैं, नहीं दिखाई जाती हैं, और वो एक एजेंडे के तहत नहीं दिखाई जाती। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखने लगेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में आने लगेगा अरे ये ऐसे भी है और ये ऐसे भी है। लेकिन वो स्कोप कश्मीर पे हमें तो इफ एंड बट का कोई स्कोप है ही नहीं। आप या तो ऐसे, मतलब कश्मीर को लेके हम घोड़े हैं, जो घोड़ा टमटम में चलता है कि ऐसे, उसको सिर्फ आंख पे पट्टी बंधी होती है, पट्टी बंधी सिर्फ एक चीज की सेना ने जो कह दिया वो अटल सत्य है, बाकी कश्मीरियों की बात तो आपको सुननी ही नहीं है। इसी किताब को पढ़ते हुए मुझे और भी कई घटनाएं याद आती हैं। जैसे आपने कुछ पत्थरबाज लड़कियों का इंटरव्यू किया है इसमें, और उनकी बात है। पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग आम रही हैं 2008, 9, 10 के आसपास, और इन घटनाओं से निपटने के लिए जो सरकार की मशीनरी है वो पैलेट का इस्तेमाल करती है। 4 महीने की बच्ची की आंख की पैलेट की भी तस्वीरें हमने खूब देखी हैं। आपने उनका अकाउंट तो इसमें लिखा है, किताब पढ़ेंगे तो शायद हमारे दर्शक ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ पाएं कश्मीरियों की बात को। उनको जो अप्रोच करने का तरीका जिसका जिक्र आपने बाकायदा किया है इसमें, कि कितनी मुश्किल हुई थी उनको अप्रोच करने में भी, फिर उनको खुलकर बोलने में भी, और फिर आपसे भी वो डर कि आप कश्मीर में हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पिछले 7-8 साल से आप कश्मीर में रिपोर्टिंग के लिए जाते आते रहे हैं, लेकिन चूंकि आप कश्मीरी नहीं हैं इसलिए आपके सामने खुलकर बोलने में वो एक हिचक, और जो बिटवीन द लाइन्स बोलने की जो उनकी कला है जिसको फिर आपने संभाला है, फिर लिखा भी है आपने बाकायदा, वो प्रोसेस ज़रा बताइए तो थोड़ा बात आगे बढ़े। वो बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए भी कि मैं कितना भी अपने आप को संवेदनशील क्लेम करने लगूं, वो कश्मीरी मुझे यही जानते हैं कि मैं एक भारतीय पत्रकार हूं, और जिस तरीके की भारतीय मीडिया की छवि अब कश्मीर में बनी है, और एक जिक्र ये भी है कि मैं कैसे घिरता हूं प्रोटेस्टर्स के बीच और वो मुझे पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। और
तो वो जो भरोसे की कमी है कि आप देखते कुछ और हैं, हमने रिपोर्टर्स को देखा कि वो लाल चौक पे खड़े हैं जहाँ शटर दुकानों की गिरी और वो बता रहे नॉर्मल सी है। मतलब एक दर्शक को आप या तो मूर्ख समझने लगते हैं या तो आपको लगता है, लोग वहाँ पूछते हैं कि भाई कर्फ्यू कैसे नॉर्मल हो गई। तो जब मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो उनके साथ रेपो बिल्ड करने में एक वक्त लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि हर बार वो यही कहते हैं कि आप या तो सच लिखना या तो कुछ मत लिखना, इसके अलावा कुछ मत लिखना, क्योंकि हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा ही जा रहा है ऑलरेडी जो है भी नहीं। तो उनके साथ खुलने के लिए मैं लोकल रिपोर्टर्स का नाम नहीं लिख पाया, क्योंकि उनको खतरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है वो, और वो मुझे लगता है दोनों तरफ से है क्या ये? बिल्कुल दोनों तरफ, मिलिटेंसी की तरफ से भी और बिल्कुल दोनों तरफ से है। और कश्मीर में ये है कि आपको पता नहीं चलता है कि कितने स्टेक होल्डर्स कब नए क्रिएट हो जाते हैं। उनको लगे कि भाई तुमने अंदर तक इनको लाया, क्योंकि इसमें मिलिटेंसी पे भी मैंने लिखा है कि मिलिटेंसी का जो अपना पावर गेम है वो कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो मैं वापस उस बात पे आ रहा हूँ कि जो लोकल जर्नलिस्ट थे, जब मैंने उनसे पहली बार ये कहा कि मैं कुछ ऐसी महिलाओं से मिलना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा सा सक पकाए। और उनकी हिचकिचाहट जो थी वो इसलिए भी थी कि क्योंकि वो उनके वो आइडेंटिटी जो है वो कश्मीरी आइडेंटिटी, वो सब आपस के लोग हैं। उनको लगा कि मैं उनकी तस्वीरें खींचूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। और वैसे एक इस्लामिक जो वो होता है उसमें आप महिलाओं से बात करने, एक मर्द रिपोर्टर है, आप उनसे बात, लेकिन फिर भी उन्होंने वो तैयार हुए और वो मुझे एक दो घर में ले गए, कुछ महिलाओं से मिलवाए। और उन लड़कियों को ना, मतलब पहले शायद उन्होंने बताया होगा कि एक रिपोर्टर आ रहा है, और उन महिलाओं ने जो बताया उसके बाद आपको ये समझ में आता है कि जो टॉर्चर का पूरा साइकिल है उसमें अगर कोई पत्थर उठा रहा है तो आपको लगेगा कि आप थोड़े वक्त के लिए उनसे सहानुभूति रखने लगेंगे कि भाई इतना टॉर्चर है तो ये पत्थर चला दे रहे हैं। लेकिन ये जो महिलाओं का पत्थर उठाने का ट्रेंड था ये 2008-10 में नहीं था, ये 2016 के बाद हुआ, बुरहान वानी के इनकाउंटर के बाद वो जो ट्रेंड है। क्योंकि बुरहान वानी मिलिटेंसी का हीरो था, और हीरो इन द सेंस कि उसकी वीडियोस वायरल होती थी। वो पहला ऐसा मिलिटेंट था जो वीडियोस बनाता था, जंगलों में है वो, कहीं भी पुलवामा में चल रहा है, और उसकी वीडियोस वायरल होती थी और लोग उसको शेयर करते थे बजाते व्हाट्सएप पे, और अलग अलग जगह स्टेटस लगाते थे लोग। और जब उसका इनकाउंटर होता है तो उस दिन बहुत सारे घरों में खाना नहीं बनता है, क्योंकि लोग इतने दुखी थे बुरहान वानी के इनकाउंटर के बाद। तो लोगों का वो जो एक ट्रस्ट का डिफिसिट था, उसमें उनका खुलना, किसी का भी खुलना, एक कश्मीरी महिला का खुलना एक अलग बात है, लेकिन ऐसे भी नॉर्मल कश्मीरी वैसे तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे थोड़ा सा अंदर जाएंगे, जैसे बहुत सारे टूरिस्ट का अपना एक्सपीरियंस होता है, जब वो कैब लेके मैं खुद गया हूँ, गुलमर्ग सोलमर्ग गया हूँ और बहुत अच्छा रहा, मुझे लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। फील नहीं करवाएंगे, कुछ अलग है, आप जैसी बात करेंगे वैसी बात वो आपसे करेंगे, सब कुछ बढ़िया है, आप लोग आते हैं घूमते हैं, सब कुछ, मतलब मैं भी गया था 2018 में, तो अच्छा लगा। उनके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा वो असहज होते हैं, थोड़ा सा वो आपके मन को रीड करने की कोशिश करते हैं कि आपका माइंड कैसा है, आप किस माइंडसेट के हो। उसके बाद वो धीरे धीरे खुलना शुरू करते हैं, और फिर उनके साथ वो भरोसा तैयार करना कि भाई मैं वही लिखूंगा जो आप बता रहे हो, मैं वही मेरा इंटेंशन है। तब वो धीरे धीरे खुलते हैं। और हालांकि इसमें इस बीच ये भी हुआ कि पहली बार से लेके 7वीं बार में हुआ ये कि लोग मेरा काम फॉलो करने लगे थे, वो देख रहे थे कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ। जो आप स्वतंत्र पत्रकारिता में अलग अलग जगहों पे लिखते रहे, जगहों पे जब लिख रहा था और किस तरह की स्टोरीज में कवर कर रहा हूँ, तो उनका एक भरोसा बनता गया कि हाँ ये कुछ तो ठीक लिख रहा होगा, ये पूरा सच भी नहीं लिख रहा होगा तो कम से कम ये कुछ झूठा नहीं लिख रहा होगा, ये भरोसा। उसके बाद मेरे लिए मुझे लगता है कि एक्सेस तो आसान हुआ। कई बार इस किताब को पढ़ते हुए ये भी लगता है ना कि जो वहाँ के लोग हैं वो 100% प्रो मिलिटेंसी हो गए हैं। प्रो मिलिटेंसी, अब आप उसको प्रो मिलिटेंसी कहिए उनकी भाषा में, और हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम भाई प्रो टेररिज्म कहेंगे उसको। इसका फ़र्क एक बहुत मोटा फ़र्क है, लेकिन जब आपने हथियार उठा लिए तो फिर वो आपकी मिलिटेंसी भी आपके टेररिज्म में, वो इंडियन स्टेट के लिए तो वही होती है। ये फ़र्क जो शुरू हुआ 87 वाले इलेक्शन से ही हुआ या इससे पहले हुआ? क्योंकि आप जब वहाँ पे गए हैं तो आपने बहुत पुराने लोगों से भी मुलाकात की है। 87 के इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर के लिए माना जाता है कि सबसे बदनुमा दाग है, जिसकी वजह से ही ये सारी कवायद शुरू हुई है और जिसकी वजह से ही पूरा कश्मीर आज जिस स्थिति में पहुँचा है, वो 87 का इलेक्शन है। आपने जब पुराने लोगों से बातचीत की होगी, कुछ ऑन द रिकॉर्ड है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई होंगी, उसमें क्या लगा आपको कि ये जो पूरा
प्रो मिलिटेंसी वाले लोग हो गए हैं कश्मीर में, खासतौर से घाटी में ही है। ये तो जम्मू का तो ये माहौल है नहीं, कम है। और जम्मू ये में भी है, ये डिस्कंटेंट जम्मू में तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है और ये सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि जो जम्मू कभी शांत हुआ करता था, बिल्कुल जम्मू का जो सेक्टर है, राजौरी का सेक्टर है, पुंछ का सेक्टर है, इनमें मिलिटेंट्स हैं, और एक्टिव मिलिटेंट्स कितने हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो वारदातें हो रही हैं उससे एक सेंस मिलता है कि ये उसका स्प्रेड है उस तरफ जी। तो मैं बस वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह 87 के इलेक्शन के बारे में जब आपकी बात तो हुई होगी पुराने लोगों से, क्या रहा है उनका इस पूरे इंडियन स्टेट को लेकर के? देखिए, चूँकि मैं इसलिए इसको समझना भी चाहता हूँ और आम दर्शकों को समझाना भी चाहता हूँ, सिर्फ इस लिहाज से कि आखिर हुआ क्या कश्मीर में कि आप तमिलनाडु तक चले जाइए, रामेश्वरम एकदम अंतिम छोर तक चले जाइए, वहाँ भी आपकी तमाम असहमतियाँ हो सकती हैं सरकार से। आप पूर्वोत्तर में, मणिपुर में भी और असम में भी, मेघालय में भी बहुत सारी असहमतियाँ हो सकती हैं सरकार से, लेकिन वो इस हद तक नहीं उतरे कि हम एकदम प्रो मिलिटेंट हो जाएं। आखिर कश्मीर में ये बदलाव कैसे शुरू होता है? जितना मैं लोगों से बात करके और जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो पुरानी किताबें और जो रिसर्च वर्क है अवेलेबल उससे पढ़ के, ये कि मेरा जो अपना अनुभव, बिल्कुल मैं आप ही का अनुभव जाना चूँकि फर्स्ट हैंड अकाउंट है ये। 87 का इलेक्शन तो भारत के लोग भूल ही गए हैं, उनको सिर्फ 79-90 का पलायन और कश्मीरी पंडित याद आते हैं और फिर वायलेंस याद आती है। उनको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है कि भाई ये शुरुआत कब से हो रहा था। तो अगर 87 के, हालांकि राम माधव ने माना कि 87 में इलेक्शन की रिगिंग हुई थी, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है भाई, ने कहा जो कि उनकी सरकार और कांग्रेस और ये सब लोग, बहुत बड़ी मैगजीन इंडिया टुडे, उसमें उन्होंने माना था कि हाँ रिगिंग हुई है, इलेक्शन की रिगिंग, लेकिन मैंने नहीं की है। हाँ, वो तब उन्होंने नहीं किया तो भाई कांग्रेस के साथ थे, आप राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 87 की रिगिंग के बाद से जो चीज़ें बदली हैं, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बहुत सारे लीडर्स बॉर्डर पार करके उनको आप अरेस्ट करवाने लगे, आपको लगा कि शायद इनकी सरकार बन जाएगी और आपको पावर चाहिए था। इसीलिए जब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को जेल में डाला गया, तो आप देखेंगे भारत में कुछ पत्रकारों को बड़ी चिंता थी कि इलेक्टेड लीडर्स को आपने जेल में डाल दिया, कैद कर दिया। चिंता की बात ठीक भी थी, लेकिन कश्मीरियों में इसमें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो तो देख चुके हैं, वो देख चुके थे और वो बड़े खुश थे कि ठीक है, इनको डाला, जो बचे उनको भी डाल दो, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम तो इनके ही एजेंट थे, जब ये तुम्हारे नहीं हो सके तो हमारे क्या होते। और यहाँ के लोग चिंतित थे कि इलेक्टेड लीडर्स को अंदर डाल दिया और इलेक्टेड लीडर्स को जेल में डाल दिया तो ये डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा हमला है। कश्मीरी लोग बड़े खुश थे और वो कहते थे कि भाई हमारे साथ तो बुरा हो ही रहा है, तुम उसमें शामिल थे, अब तुम्हारे साथ हो गया है तो हमको अच्छा लग रहा है, और भी जो लीडर्स उनको डाल दे। तो बात यह है कि 87 के बाद से चीज़ें बिगड़ी और मैं आपको यहीं पर ये बात बता दूँ कि इकलौते ऐसे लीडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जिनको कश्मीर में इतनी इज्जत मिलती है। एक भी कश्मीरी जिससे मैं मिला, किसी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी को लेके कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं थे, लिटरली कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं थे। और वो लोग कहते थे कि शायद वाजपेयी पहले ऐसे लीडर थे जो कश्मीरियों को एक्चुअली में समझना चाहते थे। उस समय की जो एजेंसीज़ थी वो बहुत सेंसिबल एजेंसीज थी उस वक्त, बहुत सारे हुर्रियत के लीडर्स को, अलगाववादी नेताओं को, बहुत सारे उस तरीके से रेडिकलाइज जो लोग थे उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे थे। और वो कवायद ऐसा लगता है कि अब बंद हो गया, अब एजेंसीज भी नहीं कर रही हैं या सरकारों की तरफ से क्या वो पॉलिसी का चेंज है वो किसी को समझ नहीं आता है। 87 से लेकर 2022 तक आप देखिए कि 87 कश्मीरी पंडितों का पलायन भी होता है, उसके बाद भी पूरी आबादी जो है वो प्रो मिलिटेंसी नहीं हुई थी। लोग थे जो भारत के साथ रहना चाहते थे, सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट था, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं था, वो तो 47 से है ना। पाकिस्तान के साथ जाने वाले भी एक बड़ी आबादी थी, है ना। और लेकिन भारत के साथ रहने में अपना फ़ायदा देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे और वो आपको वोट भी करते थे, अलग अलग कारणों से वोट करते थे। और ये आपको, ये जो आपका सेगमेंट था, आपको इसको बढ़ाना था लोगों का भरोसा जीत करके, आप वहाँ फेल होते चले गए। एक के बाद एक ऐसी घटना होती गई, एक के बाद एक ऐसी घटना होती गई कि लोग उससे बिदकते गए। आप देखिए 2008, 10, 16, 19 ये एक ऐसा जनरेशन था जो एकदम यंग जनरेशन था।
2008 में मेरे ख्याल में मनमोहन सिंह की सरकार ने पेलेट गन्स को बोला नॉन लीथल है और उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। जब नॉन लीथल गन्स में आप पेलेट्स मार दो, किसी की आंख चली जाए और आप पूरे जुलूस पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें आप गोली चला दो और ये चला दो और जस्टिस कहीं नहीं है, लोगों में ये भरोसा ख़त्म हो जाना कि उनको कोई न्याय मिल पाएगा, तो उसके बाद अब जैसे मेरे मोहल्ले में 2 लड़कों के साथ ऐसा हो गया, फिर मेरे घर के बगल में किसी के साथ, फिर मेरे अपने रिश्तेदार के साथ हो गया, तो वो जो मैं क्या कहूँ उसका जो हताशा है, वो सबका हताशा एक दूसरे से मिल के एक चेन क्रिएट होता है और वो सोचते हैं कि भाई ये भारत तो हमारा है ही नहीं, ये तो हमको सुनते ही नहीं है, ये तो हमको समझते ही नहीं है। इसीलिए ये आज स्थिति ऐसी हो गई है कि वो प्रो मिलिटेंसी हो गए। फिर भी मैं कहता हूँ वो सहानुभूति जरूर रखते हैं, लेकिन आज भी उनका यकीन ये नहीं है कि वो बंदूक में यकीन करने लगे हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है, डायलॉग का प्रोसेस नहीं है। अगर आप डायलॉग करने की कोशिश करें, अभी देखिए जैसे पूरे भारत में बेरोजगारी एक मुद्दा है, कश्मीर में भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के पास काम नहीं है, टूरिज्म खराब हुआ, खेती बाड़ी वहाँ खराब है, एप्पल्स का जो बिजनेस है, एप्रिकॉट का जो बिजनेस है वो सब खराब हो गया है, मंडी का सिस्टम खराब हो गया है, उन सब से उनको फर्क पड़ रहा है। अभी भी आपके पास वो मौके हैं जिससे आप उनका दिल जीत सकते हैं, आप धीरे धीरे भरोसा कायम कर। आपने कैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आपने आफ्ता हटाया ना, वो कैसे किया आपने, धीरे धीरे स्ट्रक्चरल चेंज किए वहाँ पे आपने, वहाँ एक भरोसा दिया कि ये खत्म किया जा सकता है। आप इस तरह की कवायद करके तो देखें, शायद आज देखिए, आज पाकिस्तान से तो मिलिटेंट्स बहुत कम आ रही है, टेररिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, आज तो होम ग्रोन मिलिटेंट्स आपके हैं सबसे ज़्यादा, आपके अपने हो गए हैं। अब जब इनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें आपके पास कौन से असले गोले मिल रहे हैं, उसके पास 2-4 कार्बाइन मिल रही है, 2-4 AK-47 मिल रहा है, आपका पूरा सिक्योरिटी अपैरेटस है, और उसमें भी फेक इनकाउंटर्स के एलिगेशन बढ़ते जा रहे हैं। जो टॉर्चर के एलिगेशन है वो बढ़ते जा रहे हैं, न्याय की उम्मीद खत्म हो जाना, ये पूरा साइकिल ऑफ जो वायलेंस और साइकिल ऑफ जो टॉर्चर है उससे लोग परेशान हो गए हैं। अब उनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, वो जो होपलेसनेस है उसको आप कैसे अपने फेवर में टर्न करेंगे, ये आपके लिए चैलेंज है, और मुझे लगता है कि उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप सही में विकास और आप कहते हैं कि आपका अभिन्न अंग है, तो आपको उस दिशा में सोचना चाहिए सीरियसली। तो जो सरकार समर्थक लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि देखिए जो 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने कर दिया, 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, सारी चीज़ें ये कर दी। कुछ बदलाव दिखा क्या? दिख रहा है ना बदलाव, यही कि जो 1% भी लोग आपके साथ थे वो भी बिदक के चले गए। देखिए 370 में कुछ नहीं था, खोखला था वो, RSS और भाजपा का वो एजेंडा था। उनको 70 साल बाद शासन मिला एक अलग बात है, उनको पहले मिल जाता तो वो पहले हटा देते, है ना। मतलब एक चीज़ जो मुझे पढ़ते हुए समझ में आया कि जब 71 में भारत पाकिस्तान की जंग होती है तो उस दौरान शायद ये मामला सॉर्ट हो गया होता क्या, और उसी दौरान इंदिरा गांधी ने उसको अमेंड करके इसको थोड़ा और कमज़ोर कर दिया था, और उसी वजह से ये लोग इसको पूरी तरीके से हटा पाए हैं। एक तो ये इसका प्रोसेस है पूरा, लेकिन जो बदलाव हकीकत जो धरातल पे उतरती हकीकत कि 370 हट गया, अब हम भारत के साथ हैं, या अब भारत के लोग बाहर के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं, या अब हम नौकरियों में हिस्सेदारी ले सकते हैं, इस तरह की प्रक्रिया दिख रही है। देखिए एक तो बड़ी ईमानदारी से वो कि भाजपा के जो समर्थक हैं वो दरअसल गुमराह हो चुके हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे होते हैं। 370 भाजपा को जब भी पावर मिलता है या RSS को पावर मिलता है वो हटा देते, क्योंकि वो उनका लॉन्ग एजेंडा था, जहाँ कोई नई बात नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो, मतलब उनके बलिदान की बात होती है। अगर इसमें किसी को दोष देना चाहिए तो वो कांग्रेस एक इसमें बड़ी दोषी है, क्योंकि धीरे धीरे करके वो उसको एक प्रोसेस से धीरे धीरे वो डिसमेंटल कर चुकी थी 370। वो सिर्फ एक खोखला सा वो था, और इसको जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस थे इन्होंने इसको सेंटिमेंट का मामला बना के रखा था कि ये चला गया तो तुम खत्म हो जाओगे, ये चला गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ये जो सेंटिमेंट उन्होंने बना और पूरी राजनीति वहाँ पे इस मामले पे हो रही थी, उसको भाजपा ने ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद पूरे देश में सेलिब्रेशन हो रहा है, 370 हट गया, लेकिन जिनके लिए हुआ उनको तो पता भी नहीं था, कर दिया आपने, उनको सेलिब्रेशन का मौका ही नहीं दिया। तो आप अगर उनको सेलिब्रेशन का मौका देते या उसी वक्त आप पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करके इस प्रोसेस में आते। अब इस सरकार को एक आदत है कि इवेंट बनाना है, उन्होंने इवेंट बनाने को ख़त्म कर दिया। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इस हाशिए पे पहुंच गई कि उसको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो एकदम ऐसा लगता है इररिलेवेंट सी हो गई इस वक्त भी। अभी मीटिंग हुई मोदी जी के साथ, 6 महीने 8 महीने होने को हैं, उसके बाद कोई फॉलोअप क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम है।
तो आप अगर डायलॉग का प्रोसेस नहीं शुरू करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो कैसे चीज़ें बदलेंगी। आप 1971 का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं आपको लेटेस्ट 2001 का बता रहा हूँ। मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी आगरा समिट में लगा कि कश्मीर का मसला ही हल हो जाएगा, लेकिन तब आडवाणी जी बिदक गए कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो पाया। तो कश्मीर में अब जो हमारी जो चिंता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत बैक एंड फोर्थ है, ये आपकी गलती, उसकी गलती, आपकी गलती, उसकी गलती, लेकिन अब आपको रिकॉन्सिलेशन की तरफ ध्यान देना है कि वे फॉरवर्ड क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप लोगों को अपनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप उनके लिए अवसर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं कि भारत के लोग और कश्मीरी वो आपस में मिले जुले, एक दूसरे को जाने समझें। अभी कुछ भी एक आतंकी हमला होगा, आप कश्मीरी स्टूडेंट जो पुणे में, दिल्ली में कहीं भी पढ़ रहा होगा, आप उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता है। हमारे कितने बिहारी लोग वहाँ मजदूरी का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कितने लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो हम एक तो माइग्रेशन समस्या है ही है, ऊपर से आप बदले की जो राजनीति है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाजपा के समर्थक गुमराह हो गए। उनको एक्चुअली नहीं मालूम है कि वो कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। उनको सिर्फ एक चीज़ बता दिया गया कि भाई एक झंडा है, इसकी तरफ चलना है। अभी देखिए कि अगर भाजपा के लोग गुमराह नहीं होते तो अभी पेट्रोल के प्राइसेस पे जो प्रधानमंत्री का 2013 का भाषण है, तब तो मुख्यमंत्री होते। अरे वो तो इस पे तो छोड़ देंगे, वो तो हमारी शेर पाला है हमने, तो वो तो रैशनैलिटी तो हमारी बहुत पीछे चली गई है। मैं भाजपा के उनको भी यही कहता हूँ कि आप भी मिलिए और उनसे कम से कम बात तो कीजिए। आप देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ दे दूँ, मैं हर जगह ये देता हूँ कि लोग बार बार सेना को लेकर सवाल उठाते हैं कि भाई सेना पे कैसे सवाल उठा दिया आपने, या सेना को लेके एक अलग तरीके का राष्ट्रवाद का वो भावना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अपने बलिया में, गाजीपुर में, गया में, पटना में आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, ट्रैफिक वाले, पुलिस ने आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ली, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? वर्दी उतरवा लूँगा। आपका रोज का इंटरेक्शन जब उससे है तो आपको इज्जत नहीं आप दे रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी किसके भरोसे? आर्मी के भरोसे तो नहीं है। देश की जो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा है वो तो पुलिस के भरोसे है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आप उसको इज्जत नहीं दे पाते हैं क्योंकि आप रोज 1-to-1 कर रहे हैं। आप एसपी साहब को फोन कर देंगे, आप किसी पत्रकार साथी को फोन कर, गाड़ी छुड़वाओ मेरी, 200 रुपए का चालान कट जाएगा, 500 रुपए का होता है। तो जो लोग रोज अपने घर से निकल के आर्मी को फेस करते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस को फेस करते हैं, तो उनकी एक समस्या हो सकती है, एक जेन्युइन समस्या हो सकती है, आप उसको समझिए। बस इतनी सी बात है, वो ये नहीं समझने को तैयार है। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है और मुझे लगता है कि इसको फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान देकर के सुनना चाहिए कि हम जैसे, ठीक है आपने जो कहा एकदम सही बात है कि हम रोज जिस पुलिस वाले से मिलते हैं हम उसको भाव नहीं देते हैं। मुझे पता है कि हाँ यार ठीक है, वर्दी उतरवा लेंगे टाइप की बात, बहुत सारे एक जो रेस्पेक्ट तो है ही नहीं, रेस्पेक्ट तो है ही नहीं। अच्छा, आपने अच्छा जिक्र कर दिया सेना का और कश्मीरी पुलिस का, और इसका भी जिक्र इस किताब में बाकायदा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, सेना में जो लोग हैं वो बाहर के लोग हैं, कश्मीर के लोग कम हैं ज़्यादातर। वहाँ पे जो भी तैनाती है, मेरे भी कुछ दोस्त मित्रों की तैनाती रही है, कुछ सीआरपीएफ के अधिकारी रहे हैं, उनसे भी मेरी लगातार बात होती रही है। इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है उसमें कश्मीरी कहाँ है? इन दोनों के बीच, दोनों से जब डायलॉग करने की बात आती है, क्योंकि हम अगर नोएडा में बैठे हैं, फिल्म सिटी में बैठे हैं और हम बाहर निकलेंगे तो हमें आसपास 50-100 किलोमीटर की रेंज में भी कोई सेना की गाड़ी नहीं दिखेगी या कोई सेना का ऐसा जवान नहीं दिखेगा जो आपकी गाड़ी को रोक सके या आपका पॉकेट चेक कर सके। कश्मीर में तो इतना मिला जुला है, दोनों मिक्सअप हो गया है कि कश्मीर पुलिस और सेना, कहाँ कौन सी पिकेट किसकी है, ये मुझे लगता है कि बाहर के टूरिस्ट तो पहचान भी नहीं पाते होंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हम जा रहे हैं, पता नहीं कि सेना का कॉन्वॉय निकल रहा है कि पुलिस का है, समझ में नहीं आता है। कश्मीरी इससे डील कैसे करते हैं और फिर उनके मन में क्या आता है? क्योंकि सेना का तरीका अलग है, पुलिस का तरीका अलग है, लेकिन वहाँ पे दोनों के तरीके लगभग सेम हो जा रहे हैं। बातचीत करके जो मुझे एहसास होता है, उनका गुस्सा कश्मीरी पुलिस की तरफ ज़्यादा है। उसके 2-3 कारण है। कश्मीर, देखिए हर जगह की पुलिस में भ्रष्टाचार है, करप्शन, रैम्पेंट करप्शन है, लेकिन क्योंकि वो कश्मीर है और कन्फ्लिक्ट जोन है, तो वहाँ का करप्शन एक अलग तरीके का टॉर्चरस करप्शन है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। कश्मीर पुलिस में जो ज़्यादातर लोग हैं सीनियर अधिकारी, अब मैं देख रहा हूँ कि उस काडर में भी बाहर के लोग अलग अलग जगह से एसपी रैंक्स पे आ रहे हैं, डीएसपी रैंक्स पे आ रहे हैं। अदरवाइज़ जो पूरी जो बटालियन होती है वो उनकी कश्मीरी लोकल्स की है। आप देखिए ज़्यादातर जो हमले भी होते हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के ही लोगों पे होते हैं या तो उसके बाद सीआरपीएफ के लोगों पे होती है। आर्मी को लेके उनके मन में ये है कि आर्मी है लेकिन
आर्मी के प्रति उतना गुस्सा नहीं है, क्योंकि आर्मी जो काम करती है या कहीं भी कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट्स पे ही होता है ऑपरेशन। तो इसीलिए उनको ये लगता है कि ये हमारे लोग, और ये हमारे लोग होकर हमारे ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं, ये क्या हमको नहीं समझ रहे हैं। अब जैसे उसी बहुत बड़ा एरिया तो श्रीनगर भी नहीं है, अब उसमें पुलिस वाले उस परिवार को जान रहे होते जिस परिवार का लड़का झूठे केस में फंसा दिया गया। अब वही ऑफिसर थाने में कुछ और है और बाहर कुछ और है, तो वो उनसे नहीं टॉलरेट कर पाते हैं और वो उनको लगता है कि ये तो ज्यादती है। अगर किसी को छुड़वाने के लिए अगर कोई परिवार ये बोले कि हमको 50,000 और 1 लाख रुपए देने पड़े एक इनोसेंट लड़के को छुड़वाने के लिए, पुलिस पे ऐसे क्लेम्स लगे कि भाई हमारे लड़के को झूठे केस में उठा लिया, और इसके पास पुलिस का कोई जवाब नहीं है। पुलिस जैसे सेना तो बहुत तरह के डायलॉग्स के प्रोसेस के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट और कल्चरल इवेंट्स करवा रही है, ताकि लड़कों के साथ क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से ऐसा अभी तक शायद मैं नहीं देख पाया हूँ, अगर पुलिस कर भी रही होगी तो। लेकिन पुलिस को लेके बहुत गुस्सा है, क्योंकि एक तो आइडेंटिटी का मामला है और दूसरा यही है कि सेना के लोग जो हैं वो बाहरी हैं, उनको उस एरिया के बहुत ज़्यादा समझ नहीं है और वो जो भी ऑपरेशन करेंगे वो उनके इनपुट्स पे करेंगे, और इसीलिए गुस्सा ज़्यादा है कि भाई यही तो गलत इनपुट दे रहे हैं जिसकी वजह से ये सब ज्यादती हो रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेना का जो रोल है वो बहुत हम्बल है और वो अलग तरीके से डील करती है, बहुत सॉफ्ट डील करती है, नहीं, सॉफ्ट डील नहीं करती है, लेकिन जो पहला उनका वो प्रोसेस होता है उसमें पुलिस पहले आती है, गुस्सा पुलिस के प्रति ज़्यादा है वो। ये पूरी बात तो हम जो जिसका जिक्र कर रहे हैं या इतनी देर से जो हमारी पूरी बातचीत है ये घाटी केंद्रित है, और जब बात घाटी केंद्रित है तो एक बात तो फिर मुझे लगता है कि आखिर करनी चाहिए। उसके बाद में जम्मू और लद्दाख 2 और क्षेत्र हैं जिस पर बात करनी ज़रूरी है। कश्मीरी पंडितों की खूब बात हो रही है, बहाने आपको भी पता है कि किस जरिए की जा रही है। अभी हमला भी हुआ है परसों, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले हमला भी हुआ है, कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई है, वो घायल हैं, वो घाटी छोड़ करके नहीं गए। इस कश्मीरी पंडितों पे जो टॉर्चर की पूरी घटनाएं हैं या जो 90 का पलायन है, 19 जनवरी 1990 को जो मस्जिदों से ऐलान के बाद जो चीज़ें बिगड़ी हैं और जो आज तक संभल नहीं पाई हैं, इसको लेकर के कोई बात हुई थी क्या? कि क्योंकि मैं जब पूरा ये पढ़ रहा था, पूरा ये देख रहा था, तमाम किताबें पढ़ते हुए और अपनी रिसर्च करते हुए, मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम मिला, गुल मोहम्मद शाह, गुल शाह, फारूक अब्दुल्ला के जीजा जो मुख्यमंत्री थे, जिनसे मिलकर के इंदिरा गांधी से मिलकर के वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो राजीव गांधी फिर उनके ओपोनेंट फारूक अब्दुल्ला से हाथ मिला लेते हैं, और गुलशाह जम्मू कश्मीर सेक्रेटरीट में जहां मंदिर होती है वहां मस्जिद तामीर कराने की बात करते हैं, और फिर ये पूरा बवाल शुरू होता है और पहली बार वहां पे विस्थापन शुरू होता है। इसको लेकर के, गुलशाह को लेकर के कुछ बात होती है क्या वहाँ कश्मीर की पॉलिटिक्स में? मुफ्ती सईद को लेके ज़्यादा बात होती है, मुफ्ती सईद को लेकर, क्योंकि मे भी गुलशाह का जनरेशन उस तरह का वोकल नहीं रहा या नहीं है, लेकिन मुफ्ती सईद को, मुफ्ती सईद को लेके काफ़ी बात होती है। और जो सेंसिबल लोग हैं कश्मीरी, वो कहते हैं कि भाई 90 का जो पलायन हुआ, मुफ्ती सईद को होम मिनिस्टर जब बनाया गया था तो वो एक तरीके से उनको कंपनसेट किया गया था, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और दोनों एक ही पार्टी में थे, तो एक ही कोई सीएम हो सकता था, तो इनको इधर भेजा गया। जबकि दोनों के 36 के आंकड़े भी हुआ था, 36 के आंकड़े थे, है ना, लेकिन पार्टी एक ही थी। तो मुफ्ती सईद के बारे में ये कहा जाता है और उनके साथ के लोगों ने ये कहा है कि मंदिरों में तोड़ फोड़ की जो घटना हुई है उसमें मुफ्ती सईद का एक रोल था, और ये वहाँ के लोग भी जानते हैं। और जो पीडीपी की पूरी पॉलिटिक्स रही है, आज पीडीपी कुछ और दिखती है, और भाजपा जब पीडीपी के साथ जाती है तो सवाल इसलिए भी बहुत तरह के उठते हैं कि भाई आप पीडीपी के साथ क्यों चले गए। खैर, मैं आपका सवाल ये था कि गुलशाह को लेकर गुलशाह को लेकर बात कम है। और पलायन वाले विषय पे मैं ये कहूँगा, कश्मीरी पंडितों के पलायन पे, कि देखिए उनका एग्जॉडस हुआ है, मस्जिदों से बाज़ाब्ता अपील की गई है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। मसला ये है कि जब हम कश्मीरी पंडितों की चर्चा करते हैं तो हम हमेशा एक बाइनरी में चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ तो ह्यूमन राइट्स जस्टिफाइड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है आज इतने सालों के बाद, कश्मीरी पंडितों में मैं कहता हूँ कि
3 तरह के कश्मीरी पंडित अब ऐसे लगता है कि तैयार हो गए हैं, और वो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के संजय टिक्कू जो हैं, पहले तो मैं जो लोग सुन रहे हैं इसको मैं बता दूं कि आज भी कश्मीरी पंडित रहते हैं घाटी में। 800 से ज़्यादा परिवार, सिख लोग भी आज भी घाटी में रहते हैं और मुसलमानों के बीच ही रहते हैं, वो कहीं अलग कॉलोनीज में नहीं रहते, सब साथ में रहते हैं। अब दूसरी बात, जो लोग पलायन करके जम्मू के कैंप्स में आए, उस वक्त की जो सिविल सोसाइटीज़ रही होंगी उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा मैसिव फेलियर ये हुआ कि रीच आउट नहीं किया गया उनको। उस वक्त रीच आउट करने में सिर्फ आरएसएस थी, आरएसएस के लोग उनको मदद करते थे। तो एक क्राइसिस के वक्त पे जब लोग साथ देते हैं तो बहुत जेन्युइन है कि उनका जो झुकाव होगा वो होगा उस तरफ। तो जम्मू के कैंप्स के आज भी जिनको मिल गया घर मिल गया, आज भी कैंप्स में लोग रह रहे हैं उस तरीके से। हालांकि कैंप्स जब मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे दिल्ली में बैठे हुए लोग ऐसे सोचते हैं कैंप्स मतलब झुग्गी झुग्गी नहीं है, लेकिन वो स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी बात, जो कश्मीरी पंडित थोड़े से वेल टू डू थे जो बाहर चले गए, अब उनसे ये सवाल है क्या वो घाटी लौटना चाहते हैं? वो शायद नहीं लौटना चाहेंगे। अनुपम खेर क्यों जाना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहाँ पे। वो साल में 1-2 बार अपना ज़मीन देखने जाएंगे, मिलने जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जम्मू में हैं, वो शायद जाने को लेकर राजी हों कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता है। तीसरी बात, जो घाटी में पंडित रहते हैं उनकी बारे में कितनी चिंता है हमें। अगर किसी कश्मीरी पंडित पे हमला हो गया तब हम उनकी बात करते हैं, अगर कोई मूवी आ गई तब हम उनकी बात करते हैं, लेकिन वो तो वहीं रह रहे हैं ना इतने साल से। 30-35 साल जब से ये त्रासदी हुई है, 32 साल होने को है, वो लोग तो वहीं रह रहे हैं, वो तो नहीं हटे वहाँ से। आप उनके बारे में कितना चिंता कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के संजय टिक्कू जो अध्यक्ष हैं, वो अपनी मांग को लेकर पिछले साल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे, सरकार ने उनको पूछा तक नहीं। आप किसकी राजनीति की बात कर रहे हैं? आप क्या सही में कंसर्न्ड है वो किस हालात में रह रहे हैं, उनके पास काम है या नहीं है? आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। कश्मीरी पंडितों को हमने एक स्टिकर बना लिया है, जब भी हमें कोई चीज़ डिफेंड कर तो स्टिकर ऐसे स्टिकर चिपका दिया कि भाई कश्मीरी पंडित कर। लेकिन आप कश्मीरी पंडितों की चिंता वाकई में नहीं कर रहे हैं। अगर देखिए, कुछ लोग अभी इस मूवी की चर्चा के बाद लिखने लगे कि एक आरटीआई का डेटा लोग शेयर करने लगे कि 90 कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने मारा और 1000 लोगों को मारा। वो बहुत, ये डिबेट जो है वो बहुत गलत डिबेट है और फर्जी डिबेट है। मुझे लगता है कि एक भी आदमी को अगर डर के वजह से अपना घर छोड़ना पड़े तो वो सरकार के लिए उतनी ही चिंता की बात होना चाहिए कि 1000 लोगों का मरना। सब हर चीज़ को हम नंबर्स में, एक इंसानी मौत को आप नंबर्स में ऊपर और नीचे नहीं कर सकते आप। मतलब वो 90 मरे या 100 मरे और आप 1000, वो मसला नहीं। मसला ये है कि अगर ह्यूमन राइट्स की बात होगी तो ह्यूमन राइट्स मतलब मानव का अधिकार, उसमें ये नहीं होगा कि भाई इसका अधिकार ज़्यादा और इसका अधिकार कम, उसमें सब की बात होगी। आप एक आदमी अगर मरता है, बिल्कुल, उसके साथ आगे पीछे के कितने लोग प्रभावित होते हैं। अब देखिए, एक जनरेशन प्रभावित, एक कोई लड़का है, 28-29 साल का लड़का है, इंटरव्यू के दौरान वो बोलता है कि भाई जब मैं, जैसे हम लोग भी जब पत्रकार होते हैं तो हम भी जब ग्राउंड पे पहली बार दूसरी बार जाते हैं तो ये सवाल हमारे मन में होता है कश्मीरी पंडितों में, क्योंकि इतना कुछ हमने सुना होता है। तो मैंने एक बार ऐसे ही उससे सवाल पूछ लिया तो वो हंसता है पहले, फिर वो कहता है कि भारतीय पत्रकारों को कश्मीरी पंडितों की बात तो हमेशा याद रहती है। और कुछ हुर्रियत के लोग हैं वहाँ पे जो सिंपैथाइजर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हम हुर्रियत के लोग हैं, आप देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कहते हैं कि हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम इसके लिए रोज़ माफ़ी मांगें और हमारे साथ जो हो रहा है उस पर आप बात करने को तैयार नहीं है। अब ये जो जनरेशनल चेंज आप देखिए कि वो कह रहे कि भाई 90 में जो हुआ उसका बदला और उसका जवाब, उसकी जवाबदेही तुम आज तक मुझसे तय कर रहे हो, लेकिन मेरे लड़के और मेरे पड़ोसी के लड़के को उठा ले गई पुलिस, कुछ लोगों के फेक इनकाउंटर्स हो गए, बलात्कार की घटनाएं होगी। तुम्हारे यहाँ कोई धरना प्रदर्शन क्यों नहीं होता? तुम्हारे प्रेस क्लब में इस पर कोई बात क्यों नहीं होती? हर दिन तुम हमसे पूछ रहे हो, हर दिन तुम्हारे टीवी में, हर दिन तुम्हारे मीडिया में यही सब कुछ चल रहा है, तो हमारे बारे में क्यों नहीं बात करते हो? हमारे लोग तो मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, तुम उस पर क्यों नहीं बात करते हो? लेकिन कोई अगर नॉन लोकल को गोली लग जाती है, कश्मीरी पंडित की बात आती है, तो तुम दिन भर उस पर चर्चा करते हो और तुमको लगता है कि, लेकिन हमारे यहाँ तो रोज हो रहा है, तुम उस पर क्यों नहीं बात करते हो? तो वो कह रहे कि हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, गलती हुई है उस वक्त, और
कुछ लोग अभी भी हैं जो मानते हैं कि वो जेन्युइनली मानते हैं कि वो नहीं होना चाहिए जो हुआ, और वो लेकिन वो कहते हैं कि उस वक्त का दौर ऐसा दौर था कि शायद उसमें उनके पास भी बहुत कुछ करने को नहीं बचा था, और वो पूरा एक ऐसा पोलराइज माहौल मुझे था। लगता है कि ठीक है, सिविल सोसाइटी और वहाँ के स्थानीय लोगों की तो जिम्मेदारी है। तो वही कश्मीरी पंडितों पे जो जुल्म की बात है, भाजपा को भी माफ़ नहीं किया जा सकता, कांग्रेस को भी माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं तो कहूँगा कांग्रेस लंबे वक्त तक, और कांग्रेस मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जवाबदेही तो कांग्रेस की ही बनती है। भाजपा तो बहुत चंद दिनों के लिए थी, भाजपा तो, लेकिन फिर भी भाजपा को डिस्काउंट नहीं कर सकते इस मामले में, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो पहले कुछ स्पीचेस हैं वो सब इस पे ही है। और पूरा तो जो बनने की प्रक्रिया ही रही है वो तो कश्मीर को लेकर के बनने के, धारा 370 हटाओ, जहाँ पर हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे नहीं है, क्योंकि उनका पुनर्वास हम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लंबी कहानी है घाटी की, लेकिन 2 क्षेत्र और हैं जिन पे मुझे लगता है कि बात किए बिना पूरा जम्मू कश्मीर मुकम्मल नहीं होता है। एक तो है जम्मू का पूरा, जिसको लेकर के नए सिरे से बात अब ये हो रही है कि अब जब जम्मू कश्मीर में अगले चुनाव कराए जाएंगे और परिसीमन कराया जाएगा तो जम्मू में सीटें बढ़ा दी जाएंगी, और फिर वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा ये चाहती है कि हम सीटें इतनी बढ़ा देंगे कि हिंदू सीटें बढ़ जाएंगी और फिर भाजपा का सीएम होगा, हिंदू सीएम होगा। इसको लेकर के कुछ वहाँ पे चर्चा चल रही है क्या कश्मीर में? कश्मीरियों के अंदर डेमोग्राफी चेंज और ये डिलिमिटेशन को लेके एक चिंता तो है ही, लेकिन देखिए एक चीज़ जब हम लोग एसेस भी करते हैं और जो भाजपा भी ये कहती है तो हिंदुओं को ना बड़ा उस तरीके से लेती है कि वो क्योंकि भाजपा है तो हिंदू है तो सब वोट दे देंगे उनको। ऐसा होगा नहीं। अभी भी जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे, मेरे ख्याल में पंचायत इलेक्शंस के बाद अभी जो कुछ डीडीसी के इलेक्शंस में भी आप अगर वोट शेयर और उस लिहाज से देखें तो ऐसा नहीं है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंस जम्मू में है नहीं और लोग उनको वोट नहीं देते हैं या उनको सपोर्ट नहीं है। वो सपोर्ट उनको है और ये फियर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि मेरा अपना लोगों से बातचीत करके जो एक्सपीरियंस उसमें ये नहीं कि बहुत कुछ बदल जाएगा। मसला ये है कि गवर्नेंस अच्छा कौन देगा, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा कौन देगा, है ना, मसला वो है। और बाकी जो कश्मीरियों की सबसे बड़ी चिंता वो वही है कि 370 हटने के बाद जो बाहरी लोगों का वहाँ सेटलमेंट, हालांकि अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं। अभी जो नित्यानंद राय साहब ने जो वहाँ दिया है 34 लोगों का शायद उन्होंने बताया, लेकिन उन 34 लोगों में भी कोई ऐसा बाहरी नहीं है और जिन एरियाज़ में उनको मिला है उसमें घाटी का कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं है। वो सब जम्मू से सटे इलाके ही है, जो जम्मू में ही है ज़्यादातर, और वो वही जम्मू वाले ही लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और उसमें भी एक बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने वहाँ सर्विस दिया और जिनको वो परमिशन है। कोई ऐसा बाहरी जाके ज़मीन नहीं लिया है। अच्छा, ज़मीन लेने में जब मैं उस समय स्टोरी करता था तो प्रॉपर्टी डीलर्स से जब बात कर रहा था तो प्रॉपर्टी डीलर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र है। प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि यार एक बात बताइए कि आप विवादित ज़मीन खरीदेंगे क्या जहाँ विवाद होगा, और वहाँ तो आतंक है, टेररिज्म है और तमाम चीजें, तो वहाँ कौन जाएगा जमीन खरीदने? यूपी बिहार में कुछ एक्सपर्टीज होती है विवादित जमीन पर कब्जा करने के, तो वहाँ कैसे चले जाएंगे? तो अच्छा, उस समय अब हमारे यहाँ लोग इतने तेज होते हैं कि जैसे ही देखा कि 370 हटा जमीन बेचने गया तो कुछ प्रॉपर्टी डीलर बेचने भी शुरू भी कर दिया। कुछ कनाल का रेट कुछ लाख रुपए में बेचने लगा। तो विज्ञापन निकाला था जिस पे फिर आपने फोन करके बात भी की। हाँ, तो खैर मैं जम्मू वाली बात पे आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सीट्स का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 6 सीट्स का फर्क है। और अगर मान लीजिए 6 सीट भी लेके अगर भाजपा सरकार बना लेगी तो कोई ऐसी स्टेबल सरकार नहीं बन जाएगी। और भाजपा की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है आज के दिन में कि भाजपा जम्मू से जीत जाएगी और वो 6 सीट भी जीत जाएगी तो वो जीत जाएगी इलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। और अगर देखिए अगर ये एनसी और पीडीपी को भी ये समझ में आता है कि वो कश्मीर जीत के पूरा जम्मू कश्मीर जीत सकते, तो ये दोनों अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। आप एक राज्य हैं, आप एक यूटी हैं, और अगर आपको गवर्न करना है तो आपको दोनों लोगों को बराबर ही सोचना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीत करके आप लखनऊ में थोड़ी बैठ सकते हैं। तो मामला ये है कि आप लोगों से बात करके भरोसा कायम करें कि भाई गवर्नेंस एक चीज़ होती है, हमको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। ये क्या 6 सीट हिंदू सीट और बाकी सीट मुसलमान सीट, पंडित सीट करके ये सब बरगलाने की बात है कि भाई इससे किसी का कोई फायदा नहीं। आप देखिएगा कि इस इलेक्शन में ये खूब चर्चा का विषय होगा। हम और आप भी बहुत सारी कमेंट्रीज पे कई बार हम लोग, मुझे लगता है कि हम भी दिल्ली में बैठे बैठे उस ट्रैप में फंस जाते हैं क्या? मतलब जैसे मतलब मेरा जो सवाल है मुझे लगता है कि वो एक ट्रैप्ड सवाल है। मैं भी उस ट्रैप में फंसा हुआ हूँ कि हिंदू मुसलमान जम्मू घाटी के होते हैं ना, इतना कुछ सुन चुके होते हैं कि हमको लगता है कि ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या। लेकिन हमको ये लगता है कि आप हिंदुओं को फिर मूर्ख समझते हैं क्या
कि उनको 6 सीटें मिल गई तो भाजपा को जाकर वोट दे देंगे। अरे भाजपा को भी कंटेंडर्स उनके ही निकल के आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि निर्मल सिंह सीएम कैंडिडेट हो जाएंगे? इतना आसान होगा उनके लिए हो जाना? ये तो निर्मल सिंह भी आपको खुद बता देंगे कि कितना डिफिकल्ट है उनके लिए भाजपा में नेविगेट करने इस समय। चलिए, ये तो जम्मू की बात हुई। एक इलाका और बचता है जिस पे बात करने की ज़रूरत है। इसमें तो चूंकि जिक्र है जो लद्दाख और लेह और कारगिल, लद्दाख में जो लेह और कारगिल के बीच का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, हम लोग बड़ा आसानी से देखते हैं। चलो लेह लद्दाख हम एक मान लेते हैं, बहुत शांति, बर्फ़, खूबसूरती, बाइक राइडिंग, तमाम चीज़ें हैं। वहाँ की जो पॉलिटिक्स जिस तरीके से ऑपरेट करती है और जिस तरीके से उन लेह और कारगिल के बीच वहाँ के लोग बंटवारा देखते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो मेरे लिए भी किताब के वक्त जब मैं रिसर्च और लोगों से बात करने लगा तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम लोग हाँ, क्योंकि हम लोग तो लद्दाख ऐसे समझते हैं, लेह और कारगिल ऐसे बांट के देख ही नहीं पाए थे कभी। और कभी ये नहीं देख पाए कि जो बौद्ध भिक्षु और बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वहाँ पे वो इतनी डोमिनेटिंग हो जाएगी कि भाई उनको रोजगार नहीं देंगे और ये नहीं देंगे वो नहीं, क्योंकि हम लोग तो बुद्ध धर्म को बहुत पीसफुल है और कोएग्जिस्टेंस वाला इस तरीके से देख रहे थे। श्रीलंका को, जब म्यांमार को देख रहे हैं तो समझ में आने लगी चीज़ें। तो जब ये बात होने लगी और फिर जो बताने लगे कि भाई आपने लेह को एयरपोर्ट दिया, हम आज तक एयरपोर्ट मांग रहे हैं, हमने नहीं दिया। और कारगिल के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कारगिल का युद्ध जब हुआ तो हम ही लोग तो आपके साथ थे, हम तो मुसलमान ही थे। और उन्होंने ही तो बताया था, हम नहीं बताया ना कि कौन से घुसपैठिए कहाँ तक पहुंचे, किस रेंज तक आ गए। हमने आपको उसके पहले भी सूचना दी थी और आप मेरे साथ ये जांचती कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी दिल्ली तक पहुंचा ही नहीं कि भाई कारगिल के लोग ये सोच रहे हैं आपने कारगिल के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। तो लेह के लोग उनको अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं। कम्युनिटीज़ में शादी नहीं हो पा रही, एक अलग तरीके का लव जिहाद वहाँ भी चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारी लड़कियों को फंसा ले रहे हैं और उनके साथ ये कर रहे हैं। तो वो जो पूरा कन्फ्लिक्ट है लेह और कारगिल का आपस में, क्योंकि कारगिल में मुस्लिम बहुल है, यहाँ पे बुद्ध थोड़े से ज़्यादा हैं, मुसलमान थोड़े से कम हैं, तो वो उनको काम भी नहीं देना चाहते हैं। वो अलग तरीके का आर्थिक बहिष्कार अलग तरीके का वहाँ चल रहा है मुसलमानों का। और वो कारगिल के लोग उतने ही पैट्रियोटिक क्लेम कर रहे हैं जितना कि कश्मीरी लोग नहीं क्लेम कर रहे हैं जबकि दोनों ही एक वक्त पे तो एक स्टेट था। और अगर आप सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी पे ही देख लें, वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। आप इनको रोज इनका पैट्रियोटिज्म टेस्ट करते हैं। वो रोज क्लेम कर रहा है कि भाई कारगिल मैंने तुमको जितवाया, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तो अलग ही नहीं होना है, मैं तो सब कुछ तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तो तुम हमारे साथ ये जाति क्यों कर रहे हो? अब बताइए, ये जो इतने कॉन्ट्राडिक्शंस है बीच के, ये तो हम लोग तक पहुँच ही नहीं पाती है। हम हर चीज़ को ऐसे देखते कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ऐसे ब्रैकेट्स में देख के, और कश्मीर को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। इतने सारे मल्टी लेयर्ड डिबेट्स और इतने मल्टी लेयर्ड अपने चैलेंजेस और डिफरेंसेस हैं उनके, ये हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है कोई बात। चलिए, कश्मीर बहुत बड़ा इशू है, जितना पढ़ते जाएंगे उतना उलझते जाएंगे, उसमें उतने ही अंतर्द्वंद मिलेंगे, उसमें उतने ही विरोधाभास मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो किताब है लाल चौक, जिस पे हम लगातार इतने लंबे समय से बातचीत कर रहे थे, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कश्मीर से ज़्यादा कश्मीरियों के बारे में, कश्मीरियों का जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है, कश्मीरियों की जो सोच है, उसको समझने में थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता है कि पूरे जम्मू कश्मीर को समझने के लिए एक मुकम्मल किताब है, लेकिन ये ज़रूर है, जैसा कि रोहिन भी दावा कर रहे हैं, कि ये कुंजी हो सकती है, शॉर्ट तरीका है कि आप कश्मीर को एक नए तरीके से समझें, देखें और जानें। शायद रोहिन की ये कोशिश यही है कि कश्मीर के बाहर के लोग, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग, कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी उसको एक नए तरीके से, एक नए सिरे से देखें, समझें और जानें। बाकी किताब आपके हवाले है, हिंदू युग ने इसको छापा है और कीमत भी बहुत कम है, 199 रुपये। आप खरीदिए, पढ़िए किताब को, कश्मीर के बारे में आपकी जो राय है वो हमें कमेंट करिए, जो सवाल हैं वो भी हमसे पूछिए। रोहिन को हम फिर बुलाएंगे और फिर आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।